I hope you all are safe. Your family members, your parents, your friends, your relative all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed some lengthy numericals based on the Kirchhoff's second law. And that can be asked in the board as a 4-mark question. Friends, in the CBSE class, in the CBSE board, the syllabus is slightly decreases. But अगर आप देखो तो वो मतलब आपके साथ मजाक किया हुआ है सिलेबस डिक्रीज करके. जैसे उन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में से कौन सा टॉपिक निकाला, तो फर्स्ट चैप्टर में से निकाला उन लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फेरिकल शेल इनसाइड द शेल एंड आउटसाइड द शेल. अब सोचो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया फर्स्ट चैप्टर में से, बट जो सेकंड चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ शेल है वो रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ शेल रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया. मतलब कोई मीनिंग ही नहीं बनता है. तो मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक निकाले कि जो करवाना ही पड़े, वो नहीं करवाए तो चलेगा ही नहीं. ऐसा सब सारे टॉपिक ऐसे ही है कि वो कहीं ना कहीं पे लिंक हो रहे हैं. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल पता नहीं है तो हाउ कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल कैन बी फाउंड बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो थर्ड चैप्टर में क्या निकाला पता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स निकाल दिया. अब सोचो वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दिया तो फिर ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वो सब कैसे पता चलेगा. मतलब ये सारे टॉपिक ऐसे निकाले कि मतलब कोई फिजिक्स वाले बंदे ने निकाला है ऐसा नहीं लगता है, मतलब रैंडमली चूज कर दिया है. मतलब कुछ सोच के या कुछ समझ के निकाला ऐसा लगता है. सारे पूरे सिलेबस में ऐसा किया हुआ है. सर 11th માં બી એવું કર્યું. हाँ बोलो. 11th માં બી ન્યૂટન્સ लॉ ऑफ मोशन काढी थी. हाँ बोलो. अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन निकाल दिया तो फिजिक्स में क्या बचेगा. बोलो मुझे ये बताओ कि अगर न्यूटन्स थ्री निकाल दिया तो फिजिक्स में बचेगा क्या. बोलो. मतलब ऐसे बंदे ने निकाला है कि जिसका फिजिक्स का जिसको मतलब अल्फाबेट भी नहीं आता है, ऐसा ऐसा कोई मतलब पर्सन है कोई जिसने ये सब किया हुआ है. मतलब मजाक किया हुआ है. सर एक्चुअली देखा जाए तो अगर अभी स्कूल 1 महीने के अंदर चालू हो गए तो फिर से सारे सिलेबस ले लेंगे, ऐसा कह रहे थे. अरे ऐसा करना चाहिए कि इस बार बोर्ड का एग्जाम सपोज के मार्च के बदले सीबीएसई में फरवरी में लेते हैं तो उसके बदले मार्च या अप्रैल में ले लो, 2 महीने लेट ले लो, या फिर निकालो तो कुछ प्रॉपर ढंग से निकालो. ये क्या निकाला है मुझे तो पता ही. वो वापस ऐसा बोलते हैं कि 30% सिलेबस निकाल दिया. क्या आपको लगता है कि ये 30% सिलेबस निकाल दिया हर एक चैप्टर में से? गुजरात बोर्ड में કર્યું છે એવું? अभी आएगा उसका भी कुछ आएगा. सर आई गयो गुजरात बोर्ड में આવી ગયું છે. नहीं गुजरात बोर्ड का अभी कुछ नहीं आया है. वो क्या हमारा एक फ्रेंड ने एक 30% એમાં બી રિડ્યુસ કર્યું જેવો ને મારા ફ્રેન્ડ ને ના કશું નથી આવ્યું. કરશે એવી વાત આવી છે પણ કર્યો જેવું નહીં આવ્યું. बट ये एग्जाम तो मजाक ही है फिजिक्स के साथ. इन लोगों ने जो निकाला है ना जो टॉपिक, वो मतलब मजाक ही कर दिया है. कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है उसको निकालने का. और बोल दिया कि ये 30% खत्म हो. 30% कैसे, किस हिसाब से वो 30%? एक चैप्टर में 1-2 टॉपिक निकालने से क्या सिलेबस 30% कम हो जाता है क्या? और वो भी ऐसे ऐसे टॉपिक निकाले हैं. जैसे फर्स्ट चैप्टर में एक ही टॉपिक निकाला, स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया. सेकंड चैप्टर में एक भी टॉपिक नहीं निकाला. तो अगर स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ोगे तो आपको पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? थर्ड चैप्टर में 2 टॉपिक निकाले, एक कार्बन रेजिस्टेंस निकाल दिया, उसका कलर कोड जो हमने वो दिखा था ना, बीबी रॉय गोस टू बॉम्बे, वो निकाल दिया. और दूसरा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दिया. अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दिया भैया, तो ये सारे सब वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और इफेक्टिव रेजिस्टेंस के आंसर कैसे लाओगे आप? मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है. नो वरी. अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे. बहुत लोगों ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया. मतलब कोई मीनिंग ही नहीं बनता है इस सिलेबस का. तो उसका कुछ ना कुछ देखो. ऑप्टिक्स में क्या निकाला पता है? ऑप्टिक्स का जो मेन टॉपिक है ऑप्टिक्स मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f, तो वो निकाल दिया. तो उसका क्या मीनिंग हुआ यार? फिर मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन निकाल दिया. अगर साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज का मोशन कैसा होगा वही कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा. मतलब जाने दो, अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो बहुत लेंथी डिस्कशन हो जाएगा अदरवाइज. तो अभी हम जो कर रहे हैं उसको कंप्लीट, जैसे हमने जो पढ़ा है ना अभी तक में, उसमें तो एक दो टॉपिक ही निकले हैं ऐसा कह सकते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें खाली कार्बन रेजिस्टेंस का जो पार्ट है
वो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया ऐसा सोच सकते हैं। अदरवाइज एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो इररिलेवेंटली हमने पढ़ा दिया, ऐसा एक भी टॉपिक अभी तक नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो फ्रेंड्स इलस्ट्रेशंस हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिए हैं। आई थिंक वी आर एट द इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने लास्ट में करवाया आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। 8 भी लास्ट में करवाया। आई होप कि आपने ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन लाने का ट्राई किया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन लाने का ट्राई किया होगा, आई होप। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये ट्राई करना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 वी हैड डन विथ, 9th हमने करवा दिया है, कर लिया है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज अ 4 मार्क। क्वेश्चन इज a resistance of R ohm draws a current. Friends, am I audible to you? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes, sir. Okay. Resistance of R ohm draws a current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance of R naught ohm in a figure. A voltage V is the supplied voltage between the and the potential. Derive an expression for the voltage across the resistance R when the sliding contact is exactly in the middle of the potentiometer. देखो ये क्वेश्चन आपको मुझे करवाना है, मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, आपके पास से मुझे आंसर चाहिए। मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये यहां से सप्लाई दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे V सप्लाई दिया हुआ है और ये जो AB है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, मतलब एक रेजिस्टिव वायर है। उसका टोटल रेजिस्टेंस R नॉट है और उसके पैरेलल में एक R रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। और हमारा जो टारगेट है, ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिडल में है। तो हमारा जो टारगेट है दैट वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। चलो आप में से कोई बताएगा हम ये कैसे करेंगे? मुझे अक्रॉस द R पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो है कोई माइका लाल, कोई सोच के बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। तो कोई बताएगा? कोई भी नहीं? Am I audible to you, friends? Yes, sir. चलो मुझे अक्रॉस द R पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ। किरचॉफ, हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है, कहना है कुछ? सर किरचॉफ से होगा। Kirchhoff's law, without Kirchhoff's law we can solve this question. Kirchhoff's law की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो थोड़ा सिंपल सोचते हैं। ये जो R वाला जो ब्रांच है वो ब्रांच एंड उसके ऊपर का जो ब्रांच है वो दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर मैं if I am able to find the potential across the AC by anyhow, if I am able to find the potential across the A and C point,
सो दिस विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर होगा, बिकॉज सारा कुछ पैरेलल में है। इज दैट क्लियर? चलो यहां तक समझ में आया आपको कि अगर मैं ए एंड सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल फाइंड कर दूं तो दैट विल आल्सो बी द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? फ्रेंड्स, Yes, sir. तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो फाइंड कर दो एंड उसको रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब आई नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए एंड सी। तो पॉइंट ए एंड सी के बीच का मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और उसको मुझे करंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमको दो काम करना पड़ेगा। एक तो मुझे ये सर्किट में कितना करंट आ रहा है, ये करंट ए एंड सी में कितना करंट जा रहा है ए ब्रांच से सी में, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। दैट विल बी द करंट फ्रॉम द बैटरी। और मुझे ए एंड सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलो ये दो चीज अगर मैं कर देता हूं तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो करंट फाइंड करने के लिए पहले तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा ऑफ द होल नेटवर्क। पूरे नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ये जो सी पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली मिडल में है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो नेट ऊपर का जो रेजिस्टेंस आर नॉट है वो एग्जैक्टली मिडल में से डिवाइड होता है, तो दोनों साइड कितना कितना डिवाइड होगा? Half, half. हाफ हाफ, एग्जैक्टली। तो कितना कितना डिवाइड होगा? R by 12. तो R0/2 R0/2 both the side। Is that clear to you friends? चलो अब मुझे ये बताओ कि ये नेटवर्क का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। सोच के बताओ कि ये नेटवर्क का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो R0/2 है वो अलग है और ये दोनों पैरेलल में है। तो R0/2 एंड R, these two are in parallel। 5/6 sir। हाँ उसका नहीं 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 नहीं, ये R0 है, एक R है, अलग अलग है। तो पहली बात के R0/2 एंड जो R पैरेलल में है तो उसका हो जाएगा I0/2 इंटू R अपॉन R0/2 प्लस R। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म। प्लस उसके साथ सीरीज में कौन सा है? उसके साथ है सीरीज में R0/2 है। चलो ये क्या आपको ये समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा R इंटू R0 अपॉन R0 प्लस 2R प्लस R0/2। उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, R0 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2R प्लस R0 प्लस 2R। मैंने LCM भी ले लिया, R0 को कॉमन लिया, चलो एक स्टेप में चलो बढ़ा के लिखता हूं सो दैट यू कैन क्लियरली गेट द आइडिया। ओके, लेट अस टेक द R0 कॉमन। तो एक R बचेगा यहाँ पे, R0/2R बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1/2। चलो अब LCM ले लो। तो अगर LCM लेते हो तो 2R प्लस R0 प्लस 2R अपॉन 2 इंटू R0 प्लस 2R। So finally it will gets converted into R0 into R0 plus 4R, न्यूमरेटर में R0 plus 4R एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू R0 plus 2R।
सो दिस विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब करंट कितना फ्लो होगा कोई भी सर्किट में, तो बैटरी का वोल्टेज जो है उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दोगे, बैटरी का जो वोल्टेज है उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट बैटरी का मिल जाएगा। तो बैटरी का जो वोल्टेज है उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में जाएगा 2 इंटू R0 प्लस 2R। तो फ्रेंड्स ये मुझे क्या मिला अभी? करंट। अभी तो करंट मिल गया। चलो करंट मिल गया मुझे, अभी मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए एंड सी के बीच का रेजिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप देख लो कि ए एंड सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो उसमें ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, तो ए एंड सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा? तो R0/2 इंटू आर अपॉन R0/2 प्लस आर। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो इट विल बी R0 प्लस 2R। तो फाइनली मुझे फ्रेंड्स आई भी मिल गया, मुझे ए भी मिल गया, मुझे रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो डेफिनेटली आई एम एबल टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द ए एंड सी पॉइंट। बट वो सारा कुछ पैरेलल में है, तो ए एंड सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल आर के बीच में होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस द एसी ब्रांच एंड दैट इक्वल्स टू आई। अच्छा, एक बंदे ने मुझे ऐसा बोला था कि सर हम यहाँ पे आई आर क्यों नहीं कर सकते हैं? आई आर क्यों, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे आई आर क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे आई इंटू आर ए सी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स नो डाउट आप आई आर भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज दैट देन यू हैव टू फाइंड द करंट फ्रॉम दैट ब्रांच। आपको उस ब्रांच में से जो पर्टिकुलर करंट पास हो रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप आई आर कर सकते हो। बट मुझे अभी जो करंट पता है वो कौन सा करंट पता है? ये करंट पता है। तो ये करंट कौन से रेजिस्टेंस में जा रहा है? तो ये करंट इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है। ये करंट जो है वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो दैट इज व्हाई आई हैव टू कंसीडर आई इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द दिस टू रेजिस्टेंस। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है वो पहले अलग से फाइंड कर दो और उसके बाद आई डैश इंटू आर कर दो, तो भी आपको ये पोटेंशियल सेम ही मिलेगा। बट दैट विल बी रादर डिफिकल्ट फॉर यू। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फाइनली आपको आई आर नहीं कर सकते हो, आप आई आर ए सी कर सकते हो। तो आई का जो वैल्यू है वो भी हमको पता है, तो दैट विल बी 2v इंटू R0 प्लस 2R अपॉन R0 इंटू R0 प्लस 4R into the resistance between the A and C point. तो R0R अपॉन R0 प्लस 2R। तो ये जो एक R0 है वो कैंसिल हो जाएगा, R0 प्लस 2R भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2V कैपिटल R अपॉन R0 प्लस 4R। तो ये बचेगा एंड दैट शुड बी द आंसर। So this is the potential across the resistance R। तो क्या फ्रेंड्स ये चीज समझ में आया आपको? देखो मैं एक चीज मैं आपको थोड़ी और क्लियर करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, और अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि वांट टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द R1, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? तो सपोज कि आउटर सर्किटरी में आई करंट पास हो रहा है, तो फ्रेंड्स अगर आपको R1 का पोटेंशियल फाइंड करना है तो यू कैनॉट से दैट द IR1, इट विल नॉट बी द पोटेंशियल अक्रॉस द R1। अगर आपको R1 का पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अलग से I1 फाइंड करना पड़ेगा। तो I1 R1 होगा, अलग से आप I2 फाइंड कर दो तो आपको पोटेंशियल अक्रॉस द R2 भी मिल जाएगा। एंड मैं ऐसा बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस का अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको उसी रेजिस्टेंस में से जो करंट पास हो रहा है उसको कंसीडर करके IR करना है। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके लिए यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V होगा। मतलब I1 R1 will be equals to I2 R2, that also will be equals to I3 R3 and that also equals to
I into R effective, where I is the current from the outer network. तो आप इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर दो और इंटू आई कर दो तो भी चलेगा, वो भी सेम ही होगा। वही हमने वहां यहाँ पे वही किया हुआ है, हमने इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करके उसको आई के साथ मल्टीप्लाई किया। तो वो सारा चीज मतलब ये V1, V2 एंड V ऑल द थ्री आर द सेम थिंग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे ब्रांचेस का पोटेंशियल सेम होता है, इनफैक्ट इफेक्टिव पोटेंशियल भी वही होता है। तो इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? Am I audible to you friends? Yes, sir. So friends, illustrations, all the illustrations are over. तो ये जो 10th illustration था वो भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर एज अ 4 मार्क। तो यू कैन जस्ट लुक एट दिस। ओके, तो देखो वही किया है कि यहाँ पे पहले है ना R1 फाइंड किया। R1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस द A एंड B। मैंने जिसको AC बोला था वहां पे यहाँ पे उसको AB बोला हुआ है। तो पहले ये A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया है फ्रेंड्स, और उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड किया है, और उसके बाद करंट फाइंड कर दिया है, और I इंटू R1 किया है। तो वेर R1 इज इक्वल टू RR0, मतलब फाइनली आप देखो तो आंसर, लास्ट आंसर वही आ रहा है हमारा, जो आ रहा है वही 2VR अपॉन R0 प्लस 4R। तो यही आंसर हमारा आ रहा था 2VR upon R0 plus 4R. So the same answer we are able to get. Okay. So friends, let us discuss some exercise numerical. चलो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के 1 to 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। हमने लास्ट लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8 आई थिंक दैट वाज डन प्रीवियसली। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 once again is a very big question. Once again it can be asked as a 4 mark. तो यहाँ पे भी वही करना है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांचेस। सारे ब्रांचेस का करंट फाइंड करना है। पहली बात कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड है, मुझे ये बता दो। चलो मुझे ये बताओ भैया कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। विश्वा इज दर, विश्वा, विश्वा, Yes, sir. विश्वा, विश्वा, अच्छा विश्वास, विश्वास। यस सर, यस सर। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? बताओ कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड है। સર અનબેલેન્સ वाई? સર એમ કે ઉપરના બે બ્રાન્ચનો રેશિયો એ નીચેના બે બ્રાન્ચના રેશિયોથી મેચ નહીં થતો. Very good, very good. It is an unbalanced Wheatstone bridge because the ratio of upper branch and the ratio of the below branch are not the same. So it is obviously an unbalanced Wheatstone bridge. तो मुझे यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक ब्रांच का मुझे करंट फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट इज ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर अस। हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ओके,
Okay, friends, our ultimate target is to find the current from each and every branches. So let us assume that the current flowing from the battery is assumed to be I. तो assume करते हैं कि बैटरी में से I करंट बाहर निकल रहा है. Okay. And let us assuming that the current from this upper 10 ohm resistance is assumed to be I1. और यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको मैं I2 assume करता हूँ. अब ये जो ब्रांच है उसमें मैं I3 assume कर रहा हूँ, ये जो बीच की ब्रांच है. तो कोई मुझे बताएगा ये ब्रांच में कितना जाएगा? ये जो ब्रांच है 5 ओम का, उसमें कितना जाएगा? अगर ये जंक्शन बी पे I1 करंट एंटर हो रहा है I1/2। तो यहाँ पे I3 जा रहा है. अच्छा नहीं, ब्रांच में कितना? I1 plus I3। I1 minus I3 I1 minus I3। ऐसा सोचो कि जंक्शन में 50 एम्पियर एंटर हुआ, उसमें से 10 एम्पियर नीचे चला गया, उसमें से 10 एम्पियर नीचे चला गया, तो कितना बाकी बचेगा? अगर 50 आ रहा है उसमें से 10 नीचे चला गया तो कितना बाहर निकलना बाकी है? तो आप बोलोगे 40. तो कैसे 40 किया आपने? आपने सब्ट्रैक्शन किया. तो वही तो मैं कर रहा हूँ, I1 minus I3. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो I1 minus I3 होगा. चलो अब ये जंक्शन को देखो ध्यान से, I2 आ रहा है और नीचे ऊपर से I3 भी आ रहा है. तो I2 plus I3. तो यहाँ पे हो जाएगा I2 plus I3. और ये जो जंक्शन है वहां पे I1 minus I3 एंड I2 plus I3, तो कितना बाहर निकलेगा? I2 plus I3 आ रहा है, I1 minus I3 आ रहा है, तो कितना बाहर निकलेगा अभी? I1 plus I2. एंड I1 plus I2 was exactly equals to I. तो मतलब यहाँ पे I का डिवीजन हुआ था I1 एंड I2 में, तो वापस से I1 I2 मिलके I हो गया. मतलब जितना करंट बैटरी में से बाहर निकल रहा था उतना ही वापस आ रहा है. मतलब हमने जो डिवीजन किया है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, हमने जो डिवीजन किया हुआ है वो सारा बराबर है. तो ऐसा ही एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन में था. इलस्ट्रेशन नंबर 9 वाज अ सिमिलर क्वेश्चन, उसमें भी वही था. चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे. ओके. तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर अ लूप ए बी, इसको डी बोल देते हैं, ए बी डी ए. चलो ए टू बी, बी टू डी, डी टू ए. तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं. तो किरचॉफ लॉ आपको पता होगा कि इक्वल्स टू के राइट साइड में बैटरी इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में IR वाले टर्म्स. अगर विद द करंट है तो आपको IR नेगेटिव लेना है, अगेंस्ट द करंट हम जा रहा है तो IR पॉजिटिव लेना है. बैटरी का पॉजिटिव पहले आता है तो इक्वल्स टू के राइट साइड पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पहले आता है तो इसको इक्वल्स टू के राइट साइड नेगेटिव. चलो ए टू बी, बी टू डी, डी टू ए. चलो ए टू बी किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं. Minus I1. हाँ, माइनस I1 इंटू वॉट, I1 इंटू 10 volt. 10. Minus 10 I1. so it will be a minus 10 I1, right? तो ये खत्म. अब बी टू डी Minus 5 I3. तो वो हो जाएगा -5I3. चलो अब बी टू डी खत्म हुआ. अब बी टू ए तो पॉजिटिव Plus नेगेटिव, 5 I2. या सो इट विल बी अ +5I2, +5I2. बट क्या ये लूप में कोई भी बैटरी है? नहीं. नहीं है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है. तो इसका मतलब ऐसा होगा कि इज इक्वल्स टू 0. 0. इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो -2I1 प्लस I2 -I3 इज इक्वल्स टू 0. चलो मैंने I2 को पहले लिखा, I3 को बाद में लिखा, और मैंने 5 को कॉमन लिया, 5 गोज टू 0. चलो अब मैं करूँगा क्या, ये दूसरे लूप में KCL अप्लाई करूँगा. नाउ अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ
for a loop BCDB. चलो B2C, C2D, D2B. अब BC के साथ जाते हैं, BC जा रहा है, तो मतलब कि we are going with the current. तो क्या -5 I1 minus I3. चलो अब C2D अपोजिट टू द करंट, तो क्या होगा? पॉजिटिव +10 I2 plus I3 and D2B against the current, D2B. So +5 I3 and there is no EMF source in this. There is no EMF source in this loop. That's why is equals to 0. So finally ये हो जाएगा -5 I1 minus +5 I3 plus 10 I2 plus 10 I3 plus 5 I3. तो ये हो जाएगा -5 I1 रहेगा. अब I2 वाले कितने टर्म्स है? एक ही टर्म्स है, तो 10 I2 विल बी देयर एंड देन I3 वाले है, एक 5 वाला है, 5 I3 10 I3 5 I3. तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? I3 का हो जाएगा 20 I3. तो ये हो जाएगा 20 I3. मतलब अभी उसमें से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं, तो I1 minus I1 plus 2 I2 plus 4 I3 is equals to 0. चलो ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 3 निकालते हैं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? A to B, B to C, C to EMF, EMF to A. अब आउटर मोस्ट सर्किट में अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द A to B, B to C, C to EMF, EMF to A. A to B, B to C, C to EMF, EMF to A. ओके चलो ये अब करेंगे हम. A to B क्या होगा? -10 I1 B to C -5 into I1 minus I3 A to B -10 I1 B to C -5 I1 minus I3. Now C to EMF nothing, negative pole of the battery comes the first, so -10 and once again we are with the current, so -10 I. but I क्या है friends? -10 I, but I is what exactly? I1 plus I2. So -10 I, that is I1 plus I2. तो क्या ये समझ में आया आपको? ये थर्ड इक्वेशन मैंने कैसे लाया? मैंने A to B with the current -10 I1, B to C with the current -5 I1 minus I3, C to EMF बैटरी का नेगेटिव पहले आया तो इक्वल्स टू के राइट साइड नेगेटिव लिखा मैंने, एंड विद द करंट -10 I के बदले I1 plus I2. तो यहाँ पे I1 वाले कितने टर्म्स है? -10 I1 -5 I1 -10 I1, so it will be a -25 I1. I2 वाला एक ही टर्म है, -10 I2. I3 वाले कितने टर्म्स है? तो एक ही टर्म है, माइनस +5 I3, and that is equals to -10. That is equals to -10. अब नेगेटिव कॉमन लेते हैं और 5 को भी कॉमन लेते हैं, तो 5 I1 प्लस 2 I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 2. माइनस को कॉमन लिया, 5 को कॉमन लिया, and 5 get cancelled from both the sides. So friends, now we are having a 3 equations. We are having a 3 equations. तो आप क्या करोगे कि कोई भी एक इक्वेशन, आपके पास 3 इक्वेशन है, तो कोई भी 2 इक्वेशन आप ले लो. Let us assume the equation number 1 and 2. तो अब आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं. आपको 3 इक्वेशन है. Here we have a 3 variables. We have a 3 variables. We have a 3 equations. आपको सॉल्व करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इक्वेशन 1 and 2 में से
we should eliminate I2. Let's eliminate the I2. And from the equation 1 and 3 also we can eliminate the I2. तो I1 and I3 वाले दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे. कैसे? By 1 and 2 eliminating I2, we got the equation in I1, I3, and by 1 and 3 also we can get the equation. चलो एक काम करते हैं. I2 को eliminate करते हैं from equation 1 and 2. ये पूरा करके दे रहा हूं मैं. From equation 1 and 2. चलो 1 जो है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको? 4I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 0. एंड इक्वेशन 2 जो है ना उसको तो एज इट इज रखो. इक्वेशन जो 2 है ना उसको तो एज इट इज ही रखो. अब दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो. चलो दोनों का सब्ट्रैक्शन करो. तो 4I1 माइनस माइनस प्लस I1 विल गेट यू माइनस 3I1. 2I2 minus 2I2 get cancelled. Minus 2I3 minus 4I3 minus 2I3 minus 4I3 तो will become minus 6I3. It comes out to be 0. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा प्रूव हो गया कि 3I1 is equals to minus 2I3. So it is proved that 3I1 is equals to minus 6I3. तो I1 is equals to minus 2I3. तो अब ये I1 का जो वैल्यू मिला मुझे I3 के फॉर्म में, वो जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 3 में भी प्लेस करेंगे. I1 इज इक्वल्स टू जो I3 का वैल्यू मिला तो वो इक्वेशन नंबर 1 में भी प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करेंगे. तो माइनस 2 इंटू I1, तो I1 के बदले में लिख सकता हूँ माइनस 2I3 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ. तो ये हो जाएगा 4I3 माइनस I3 मतलब माइनस माइनस प्लस 4I3 प्लस I2 माइनस I3 मतलब ये हो जाएगा I2 प्लस 3I3 इज इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इन प्लेस ऑफ I2 आई कैन राइट माइनस 3I3. चलो अब मैं I1 का वैल्यू इक्वेशन 3 में I1 का भी वैल्यू प्लेस करेंगे, I2 का भी प्लेस करेंगे. इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन 3 में I1 एंड I2 वी कैन प्लेस बोथ द वैल्यूज. 5 इंटू I1 के बदले आई कैन राइट माइनस 2I3 प्लस 2 इंटू I2. इन प्लेस ऑफ I2 आई कैन राइट in place of I2 I can write 2 into I2 के बदले में लिख सकता हूँ माइनस 3I3 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 2. तो ये हो जाएगा माइनस 10I3 माइनस 6I3 माइनस I3. तो 10I3 6I3 तो माइनस 17I3 इज इक्वल्स टू 2. तो I3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा minus 2 by 17 ampere. A negative sign appearing here is just showing that the current in the this BD branch is, we had just considered the current in this from B to C, but actually it is flowing from this negative sign is indicating that our assumed direction is wrong. So it must be flowing from D to E. It must be flowing from D to B. तो I3 मिल गया. अब I3 का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो तो I1 भी मिल जाएगा. I3 का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो तो आपको I2 भी मिल जाएगा. तो all the branch we can find the current from all the branches. Is that clear friends to you? क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? फ्रेंड्स am I audible? हाँ सर. Yes, sir. तो ऐसे कीचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी करंट अगर नेगेटिव आता है
आंसर नेगेटिव आता है तो दैट डजंट मीन दैट द आंसर इज रॉन्ग. That means that our assumed direction is opposite. So actually current flowing in the opposite direction. So here we had assumed the current in the B to D branch, B to D, but actually the current should be flowing from D to B. But the value is remaining the same, that is a 2/17 ampere. तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था ये भी 4 मार्क्स के अंदर आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है. Let us once again getting back to the new topic. Okay. So question number 9 you can solve. Yeah, I3 is a, देखो, we got the same answer. I3 is equals to -2/17. Is that clear to you? And then from that we can also get the I1 and I2 as well. So we can find the current from every branches. So question number 10, exercise 10th question. In a meter bridge as shown in figure, the balance point. चलो मीटर ब्रिज का थ्योरी याद है ना फ्रेंड्स? चलो याद है किसी को मीटर ब्रिज का थ्योरी? क्या करेंगे हम? तो फ्रेंड्स क्या लिखा है देखो कि in the meter bridge as shown in figure, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the end A. When the Y resistance is of 12.5 ohm. अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स जस्ट 1 मिनट मुझे जाना पड़ेगा वो चार्जर को लेने के लिए, बैटरी कम हो रहा है. जस्ट अ मिनट. Am I there? Okay, friends, am I audible to you? Friends, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Sir. So actually in the figure, R and S is written. In place of R and X, from the question, it is come to know that it should be X and Y. वहाँ पे R and X लिखा हुआ है, but it should be X and Y. So just correcting it. So it should be a X and it should be a Y. So Y का वैल्यू हमको दिया हुआ है. The value of the Y is 12.5. Then in the first question, determine the resistance of the X. X मुझे find करना है. So as we know, as a concept, we know the R1 upon R2 is equals to, for the meter bridge, it is equals to L1 upon L2. R1 upon R2 is equals to L1 upon L2. So here R1 and R2 is actually X and Y.
सो आई कैन से x अपॉन y. सो L1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, L1 का जो वैल्यू है वो 39.5 है. और आपको पता है कि L2 क्या रहता है मीटर ब्रिज में, L2 क्या 100 माइनस L1. L2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस L1, 100 माइनस 39.5, तो इट विल बी अ 60.5. अब मुझे यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू 12.5 है, तो 39.5 अपॉन 60.5 कर दो, इंटू 12.5 कर दो, तो आपका x का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको. अब क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि डिटरमाइन द, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन बी इज दैट डिटरमाइन the value of the null point, determine the position of the balance point if the x and y interchanged. So अगर फ्रेंड्स x and y को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो जहां पे x है वहां पे y आ जाएगा, एंड जहां पे y है वहां पे x हो जाएगा. तो अभी इक्वेशन क्या मिलेगा, अभी मुझे क्या लिखना चाहिए, तो r1 अपॉन r2 के बदले अभी क्या होना चाहिए, y अपॉन x इज इक्वल्स टू l1 डैश अपॉन l2 डैश. सो y का वैल्यू तो हमारे पास है 12.5 है, और x का वैल्यू अभी हमको मिल गया, यहां से मिल जाएगा. तो x इज ऑल्सो नोन टू यू, x इज ऑल्सो नोन टू यू इज इक्वल्स टू L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश. तो फ्रेंड्स L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश. तो फ्रेंड्स वी हैव द वैल्यू ऑफ x, वी हैव द x का वैल्यू भी है हमारे पास, y का वैल्यू भी है. तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिल जाएगा कि L1 डैश ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, बाकी तो सब हमको पता ही है. तो फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट द L1 डैश, that is the position of the null point. अब क्वेश्चन है ऐसा है कि व्हाट हैपेंड इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द कॉइल आर इंटरचेंज्ड. वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट. अब ऐसा पूछा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर को एंड बैटरी को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ. तो एक्चुअली इस टाइप का एक्चुअली सिचुएशन ऐसा होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखना फ्रेंड्स, केस 1 के अंदर ये जो है ना वो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, एक हिसाब से तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. मीटर ब्रिज जो है वो एक हिसाब से तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. तो उसके बीच के ब्रांच में गैल्वेनोमीटर है, और आजू बाजू जो है वो बैटरी है. और अब ऐसा किया हुआ है कि सर्किट तो वैसे का वैसा ही है, बट हम क्या कर रहे हैं अभी बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर का पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं. तो अभी जो बैटरी है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, और गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पे चला जाएगा. तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है. मतलब ये सारे ब्रांच मैंने बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया. तो अब ऐसा पूछा हुआ है कि क्या अब गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट पास होगा. So whether any current will pass from the galvanometer, that is a question. So अब ऐसा कह सकते हैं हम कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है. तो when there is no current passing from the galvanometer, तो R1 upon R2 is equals to R3 upon R4 होता है. अब इसको भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसको भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिडर कर सकते हैं. तो उसको मैं यहाँ पे बैटरी को मैं बाहर से कनेक्ट करता हूँ, गैल्वेनोमीटर को मैं अंदर से कनेक्ट करता हूँ. बैटरी को बाहर से कनेक्ट करूंगा, गैल्वेनोमीटर को अंदर से कनेक्ट करते हैं. तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया बैटरी को मैंने बाहर से कनेक्ट किया. अब देखो ये जो अपर ब्रांच, ये दैट विल बी R1, दैट विल बी R2, एंड दिस विल बी द R3 एंड R4. तो अब कैस क्वेश्चन ऐसा है कि क्या गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होगा.
तो देखो अब ये जो है ना, वो नीचे का जो सर्किट है वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही हुआ, बट उसको आपको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो उसके बाद ऊपर के जो ब्रांच है ना, ऊपर का जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस R2 एंड R4 हो जाएगा। ऊपर के ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 एंड R4 हो जाएगा, ये रहा ये दोनों ब्रांच। एंड नीचे के जो ब्रांच है उसका रेशियो R1 अपॉन R3 हो जाएगा। तो R2 अपॉन R4 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R3। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी रिटन एज R1 upon R3 is equals to R1 upon R3 is equals to R2 upon R4। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है। अगर आप बैटरी एंड गैलोमीटर को इंटरचेंज करते हो तो भी वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहाँ पे भी गैलोमीटर में करंट पास नहीं होगा। तो अगर हम बैटरी एंड गैलोमीटर को इंटरचेंज करते हैं तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस्ड कंडीशन है वो तो अचीव हो ही रहा है, तो करंट फ्लो नहीं ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इट शुड नॉट बी करंट, शुड नॉट बी फ्लो। हाँ देखो फिगर 2 इज ऑल्सो शोइंग द व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैलेंस कंडीशन। देखो क्या लिखा है, तो ये लिखा है कि इन द फिगर written is a figure B is also shows the Wheatstone bridge in the balance condition. So in this situation also there is no deflection in the galvanometer. तो फ्रेंड्स आप बैटरी एंड, तो फाइनली आपको क्या सीखने मिला यहाँ पे कि अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो उसके अंदर अगर आप बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करते हो तो वो एक नया व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए, तो वो एक नया व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, बट उसमें भी बैलेंस कंडीशन का स्टेट अचीव हो ही रहा है, तो मतलब वहां पे भी करंट फ्लो नहीं ही होगा, वहां पे भी करंट फ्लो गैल्वेनोमीटर में से नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन पता है ना फ्रेंड्स, के जब अपर ब्रांच का रेशियो एंड बिलो ब्रांच का रेशियो सेम होता है तो बीच के ब्रांच का करंट 0 हो जाएगा। तो मैंने बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज किया तो भी वही कंडीशन हमको मिल रहा है, मतलब कि अभी भी गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं ही होगा। So question number 10 is completed. It is a good question. 11, 12, 11 question पे अच्छा 11th and 12th we'll discuss later on. 11, 12 दोनों पोटेंशियोमीटर की थ्योरी जो बाकी है उसके बेस पे 13 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। 14 is also done. 15th question is also we had discussed in the last lecture. फ्रेंड ये 15th क्वेश्चन हो गया कि बाकी है? ये 15th क्वेश्चन फ्रेंड्स हो गया कि बाकी है? I think it is a remaining. Okay, question number 15. 14 अच्छा 13 and 14 करवा दिया, बाकी है 13 and 14. फ्रेंड्स ये बताओ 13 क्वेश्चन हो गया कि बाकी है? सही का ओके 14th वन हो गया। ओके फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 15. सर 15 भी शायद हो गया है। 15 करवा दिया, मुझे नहीं लगता है बाकी बाकी हो। Okay, 6 lead acid type of a secondary cell, each of the voltage 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in a series to provide a supply of 8.5 ohm. What will be the current drawn from the supply and the terminal voltage? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो करंट कितना है और दूसरा कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 6 सेल्स आर देयर, 6 cells are connected in series in the helping manner. So you can see I am drawing that figure. So 6 cells are connected in helping manner, plus minus plus minus,
एंड सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसको मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कभी भी आपको अगर पूछा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है, तो आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है कि ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। बट अगर एक से ज्यादा बैटरी है तो आपको ईएमएफ के बदले आपको क्या लिखना है, ई इफेक्टिव लिखना है एंड आपको आर इफेक्टिव लिखना है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 6 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो व्हाट इज द नेट ईएमएफ? तो यहाँ पे नेट ईएमएफ जो होगा वो 6E होगा एंड आउटर रेजिस्टेंस का जो आउटर मोस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 8.5 ओम का है, उसको अभी आर ही रहने देते हैं, उसको आर ही रहने देते हैं। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आई कैन से इट इज 6 into small r. So now placing all the values, 6 into the potential of a battery, एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 है एंड इन प्लस 6 into इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 है। So 0.015 into 6, so it will be 0.09, 12 upon 8.5 plus 0.09. तो मेक इट सिंप्लीफाइड, यू विल गेट द आंसर। तो ये मुझे करंट मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि वी आल्सो वांट्स टू फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि टर्मिनल, कोई भी बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है। तो हमने एक का थ्योरी पढ़ा था, उसमें हमने प्रूव किया था ईएमएफ माइनस इंटरनल वोल्टेज। हाँ, ईएमएफ माइनस इंटरनल वोल्टेज दैट इज आईआर। तो ई माइनस आईआर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब कोई सेल डिस्चार्ज होता है, मतलब यूज में है, जब कोई सेल यूज में है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है। बट अगर कभी भी आप सेल को चार्ज करते हो ना, तो ये फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा। तो चार्जिंग के टाइम सेल के पॉजिटिव में से करंट बाहर नहीं आएगा, पॉजिटिव में हमको डालना पड़ेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा चार्जिंग में। तो एट दैट टाइम द टर्मिनल वोल्टेज बिकम्स ई प्लस आई आर। तो वो एक अलग से मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ। तो चार्जिंग के टाइम टर्मिनल वोल्टेज अगर किसी को पूछा है तो यू शुड नॉट राइट ई माइनस आई आर, इट शुड बी ई प्लस आई आर। तो यहाँ पे तो अभी सेल यूज में है, उसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो सेल यूज में है, तो वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में ही है, तो ई माइनस आई आर ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर ए खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर बी, अ सेकेंडरी सेल after a long use has an EMF 1.9 volt and the large interresistance 380 ohm is developed. What is the maximum current can be drawn from the cell? अब अलग ही क्वेश्चन है, एक ही सेल है, तो हमको पता है कि अगर एक ही सेल है तो उसका करंट कितना होगा, तो E अपॉन R प्लस R है। बट वी नीड टू फाइंड द I मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट कब से होगा, जब हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। When the external resistance becomes 0, the current becomes maximum. So maximum current in that circumstances that can flow from the battery, so is equals to its EMF upon its internal resistance. So 1.9 divided by 380, so that comes out to be a 0.0005 ampere, I think. And question is that whether this could this cell during drive the starting motor by car? So could the cell drive the starting motor of a car? तो क्या ये करंट के द्वारा हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, कार के मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं? तो जनरली फ्रेंड्स कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए 100 एम्पियर से ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है। 100 करंट एम्पियर के करंट से ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है। So obviously this current is not sufficient enough that can start the motor of the car, drive of the motor of the car. तो ये sufficient नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए। तो यहाँ पे थोड़ा अलग सा फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, बट आफ्टर ऑल तो वही आएगा, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के लिए आई आर लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो we got the same answer। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे IR लिखा हुआ है, बट एक बार देख लेते हैं कि अगर हम EMF माइनस IR करते हैं तो क्या we get the same answer? Let us find it out। EMF का वैल्यू है 2 वोल्ट,
आई का वैल्यू मिला मुझे मुझे 1.4 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो 0.015 है। तो करो तो 0.015 इंटू 1.4 करो तो क्या मिलता है? 0.015 इंटू 1.4 क्या मिलता है देखो तो एक बार। तो इट इज so it will be mostly 0.0225 होगा। so and the potential of a battery, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? अच्छा, वी वांट टू फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंटरप्रिटेशन करने में मिस्टेक किया हुआ है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, और मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया बैटरी का। क्वेश्चन में टर्मिनल वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये बराबर है रेजिस्टेंस का टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, तो इट विल बी आई कैपिटल आर। अगर बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज पूछते तो मुझे करना पड़ता ई माइनस आई आर। यहाँ पे पूछा हुआ है सेल का, नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का पूछा हुआ है, तो ये आई आर बराबर है। दैट्स इट, दैट्स गुड। 16th I think we had completed, 17 also we had completed। मैं 18th क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 18th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 19th भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इट इज जस्ट SQ MCQ। चलो मुझे ये बताओ 20th क्वेश्चन करवा दिया बाकी है? बाकी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। A given n resistors, each of the resistance are, how will you combine them to get the maximum and minimum resistance? चलो मुझे ये बताओ, आपके पास बहुत सारे इक्वल रेजिस्टेंस है, तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे? आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सपोज यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसके द्वारा आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाना है, तो आप सारे रेजिस्टेंस को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे? सीरीज। ऑब्वियसली सीरीज में। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो इफ यू वांट टू हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस देन यू हैव टू कनेक्ट इट इन द सीरीज एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल्स NR, n टाइम्स R। और मिनिमम रेजिस्टेंस लाने के लिए आप किस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करोगे? आप when you connect them in the then it will be comes out to be a minimum, and the minimum value of the resistance will be equals to R by N। and we also want to find the ratio of them, मुझे रेशियो भी फाइंड करना है, तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम आपको फाइंड करना है, हो जाएगा NR अपॉन R by N। तो फाइनली द रेशियो बिकम्स N स्क्वायर, सो R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम इज इक्वल्स टू N स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर A खत्म। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन B इज दैट you have given a 1 ohm 2 ohm and 3 ohm resistance। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 ohm 3 ohm and 3 ohm रेजिस्टेंस, और आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि so that you are able to get effective resistance 11/3, 11/5, 6 and 6/11। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है और आपको उसको कंबाइन करना है, आपको वो सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है और कुछ भी करके आपको ये आंसर लाना है। चलो थर्ड वन वी कैन सॉल्व। चलो थर्ड मुझे लाना है 6 ओम, तो मैं 3 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करूंगा तो मुझे 6 ओम मिल जाएगा। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है, 2 ओम का है एंड 3 ओम का है। सीरीज। तो ऑब्वियसली 6 ओम लाने के लिए तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो 6 ओम हो जाएगा। 6 है ओम
हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर आता है। तो उसके साथ तो फिर मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ, ट्रायल एंड एरर। सॉल्व करके पता चलेगा कि कौन सा आंसर कहाँ पे सेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/1 + 1/2 + 1/3। उसका एलसीएम 6 आएगा, तो 6 + 3 + 2/6, तो इट इज 11/6। So R becomes equals to 6/11। तो है कोई 6/11? ये रहा। तो जो फोर्थ वन है ना वो आ गया, देखो। अब बाकी बचा 11/3 और 11/5। तो अब एक काम करते हैं, अब एक काम ऐसा करते हैं कि 1 and 2 को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और 3 को उसके साथ सीरीज में रखते हैं। तो 1 and 2 का क्या आएगा फ्रेंड्स? 1 × 2/1 + 2 + 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 + 3, तो ये 11/3 हो गया। तो है कोई ऐसा 11/3 वाला? यस। तो ये जो 1 है वो आ गया। अब एक काम करते हैं, 1 को सेपरेट रखते हैं एंड 2 and 3 को पैरेलल में रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 3/2 + 3। तो ये हो जाएगा 5 6 11/5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 भी आ गया। तो क्वेश्चन ऐसा था कि कैसे कॉम्बिनेशन आपको करना है। तो ये 3 रेजिस्टेंस के किस किस के टाइप के कॉम्बिनेशन है वो हमको पता चल गया। चलो ये फर्स्ट खत्म, सेकंड खत्म, अब थर्ड तो आपको आएगा। चलो ये दोनों नेटवर्क जो है ना उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? सीरीज उसका क्या होगा? 1/2। अरे सीरीज में है, सीरीज में भैया। ये कैपेसिटर नहीं है, ये रेजिस्टेंसेस है। 2 उसका होगा। और नीचे ये 4 and 4 जो है वो भी 2 and 2 जो है वो भी सीरीज में है, तो उसका क्या होगा? 4। 4 तो ऊपर 2 नीचे 4। तो ये जो 2 and जो 4 है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? पैरेलल। तो 2 × 4/2 + 4। पैरेलल में क्या होता है? 2 × 4/2 + 4। तो ये हो जाएगा 2 × 4/6। तो ये हो जाएगा 4/3। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 4/3। ये जो पहला जो स्क्वायर है उसका 4/3 हो जाएगा। दूसरे का भी कितना होगा? इसका भी 4/3 होगा, इसका भी 4/3 होगा, इसका भी 4/3। और वो सारे सीरीज में है। तो 4/3 कितना टाइम होगा? 4 टाइम्स होगा। तो ये नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या आएगा फ्रेंड्स? 16/3। और मुझे ये बताओ दूसरा जो नेटवर्क है उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा? दूसरा जो नेटवर्क है उसमें देखो एक ही ब्रांच है पूरा, मतलब पूरे सारे रेजिस्टेंस कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? सीरीज। सीरीज में है, तो उसका क्या आएगा? 5। 5। तो एक का 16/3 आ रहा है, दूसरे का 5 आ रहा है। लेट्स चेक आउट। ये रहा, देखो हो गए, बराबर है। देखो बराबर है, ये 16/3 और ये 5 है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अभी इस चैप्टर के 3-4 न्यूमेरिकल्स ही बाकी है और कुछ 3-4 थ्योरी बाकी है। तो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको टेक्सचुअल एमसीक्यू एंड सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यू भेजे हुए हैं। सो प्लीज स्टार्ट टू सॉल्व दैट एमसीक्यू। बोर्ड के एग्जाम के अंदर, गुजसेट के एग्जाम के अंदर, जेडबल नीट के लिए, ये सारे के लिए ये एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। तो आज का सेशन मैं फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स अगर किसी का फीस बाकी है तो प्लीज पे द फीस। फीस का पे करने का टाइम हो गया फ्रेंड्स। 12th स्टैंडर्ड का फीस का एक इंस्टॉलमेंट आपको कंपल्सरी देना है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कल वापस से उसी टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।